आप सभी का प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अपने जो अध्याय नंबर 5 चल रहा था, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 1 हम कर चुके थे। आज हम पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हम नंबर 1 पर पढ़ेंगे धात्विक खनिज। क्या पढ़ेंगे? धात्विक खनिज, ठीक है। अब देखो, जो धात्विक खनिज है उनके दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार। पहला कौन सा है? लौह खनिज, और दूसरा कौन सा है? एलॉय खनिज, ठीक है। अब देखो, जो लौह खनिज है वो वैसे तो बहुत सारे प्रकार है, परंतु आपकी किताब में दी है जो महत्वपूर्ण खनिज, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आपकी पुस्तक में दो मुख्य लौह खनिज दिए गए हैं। नंबर 1 है लौह अयस्क और नंबर 2 पर है मैग्नीज, ठीक है। अब देखो, जो अलोह खनिज है वे भी आपकी पुस्तक में दो दिए गए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है तांबा, दूसरा है बॉक्साइट। इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। ठीक है, अधात्विक के अंदर भी दो मुख्य खनिज है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पर है अभ्रक और नंबर 2 पर है चट्टानी खनिज यानी कि चूना पत्थर, ठीक है। इनके बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे खनिजों का संरक्षण, कि भाई जो खनिज है उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए और आने वाले भविष्य के लिए ये खनिज कितने महत्वपूर्ण है, ठीक है। धात्विक खनिज के अंदर हम पढ़ेंगे लौह खनिज, और लौह खनिज के अंदर हम नंबर 1 पर देखेंगे लौह अयस्क, ठीक है। अब कुछ बच्चों के ये डाउट रहेगा कि लौह अयस्क क्या चीज़ है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और इसमें कई सारे तत्व और इसमें मिले हुए, ठीक है। तो जो वो मिले हुए ने उनको हम क्या कहेंगे? अयस्क नाम देंगे, ठीक है। यानी कि जब हम भूमि से खनिजों को निकालते हैं तो उनके साथ दूसरे अन्य अयस्क भी मिले होते हैं, ठीक है। अन्य खनिजों की मात्रा मिली हुई होती है, उनको हम क्या नाम देंगे? अयस्क नाम देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे लौह अयस्क। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है, यानी कि भारत के अंदर जो लौह खनिज है ये अत्यधिक मात्रा में है, और जो लौह है ये विकास और औद्योगिक यानी कि उद्योग धंधों के लिए रीढ़ की हड्डी है। किस प्रकार से? जैसे मान लो कि भाई अगर किसी व्यक्ति की, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है और ये इसके रीढ़ की हड्डी है। ये इसके क्या है? रीढ़ की हड्डी है। अगर ये रीढ़ की हड्डी इसके नहीं होगी तो क्या ये सीधा चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार अगर जो अपने लोह अयस्क है, अगर लोह नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, और जो उद्योग है उनको रीढ़ की हड्डी के समान ये साबित है, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो ये जो उद्योग धंधे ये भी सीधे रूप से नहीं चल पाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? आगे देखो, लौह खनिज धातु खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। यानी कि जितना भी लौह खनिज है उनसे पैसा धन प्राप्त होता है, उनका 3/4 भाग केवल किससे प्राप्त होता है? लौह अयस्क से प्राप्त होता है, ठीक है। भारत उच्च कोटि के लौह अंश युक्त लौह अयस्कों का धनी है, यानी कि भारत के अंदर जो लौह पाया जाता है उच्च कोटि का लौह पाया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट खनिज है मैग्नेटाइट। खनिज नहीं है मैग्नेटाइट, ये है लोह के प्रकार, ठीक है। लोह के अलग अलग कई किस्म पाई जाती है, परंतु आपकी पुस्तक में दो प्रकार दिए गए हैं। नंबर 1 पर है मैग्नेटाइट और 2 नंबर पर है हेमेटाइट, ठीक है। अब इनकी क्या विशेषता है? सर्वोत्तम प्रकार का लोह ऐसा है जिसमें 70% लोह अंश और सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण पाया जाता है, यानी कि जो लोह का अंश है इसके अंदर 70% पाया जाता है। अगर आपको सबसे पहले देखो, अगर छोटा सा प्रश्न पूछ ले कि मैग्नेटाइट क्या है तो आप क्या उत्तर दोगे? ये एक लोहे का प्रकार है, ठीक है। और इसकी क्या विशेषता है? इसके अंदर 70% लोह अंश पाया जाता है और सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण पाया जाता है। और उपयोग आप सारे जानते होंगे कि इसका क्या प्रयोग होता है।
इसको विद्युत उद्योगों में काम में लिया जाता है। ठीक है। नंबर 2 पर है हेमेटाइट। नंबर 2 पर क्या है? हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, यानी कि ये उद्योगों के अंदर सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला लौह अयस्क है। ठीक है। का अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, यानी उपभोग का मतलब यानी कि सर्वाधिक काम में लिया गया है। किंतु इसमें लोह अंश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, यानी कि जो लोह के अंश है मैग्नेटाइट की अपेक्षा हेमेटाइट के अंदर कम पाई जाती है। मैग्नेटाइट के अंदर लोह के अंश 70% पाए जाते हैं और इसमें हेमेटाइट के अंदर 50 से 60% तक पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखो, आगे है भारत में लौह अयस्क की पेटियां। अब देखो पेटी क्या चीज है, पेटियों का मतलब भी क्या है? जब किसी क्षेत्र को एक साथ मिलाकर कोई नाम देंगे तो हम उसका क्या नाम देंगे? पेटी। जैसे मान लो ओडिशा और झारखंड को मिलाकर क्या नाम दे दिया? एक पेटी नाम दे दिया, यानी कि ओडिशा झारखंड पेटी। ठीक है। तो आपके डाउट क्लियर हो गया कि भी इसको पेटी नाम क्यों दिया? क्योंकि दो राज्यों को एक साथ मिलाकर एक किसी क्षेत्र को हमने पेटी नाम दे दिए। ठीक है। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है। आपका ओडिशा के अंदर किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है। ओडिशा के अंदर कौन सी जगह पर पाया जाता है? मयूरभंज व केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। ठीक है। ये मयूरभंज व केंदुझर जिले है, इनके अंदर कुछ पहाड़ियां हैं, उनका नाम क्या है? बादाम पहाड़ की खदानी। ठीक है, वहां से निकाला जाता है। आगे देखो, झारखंड के सिंहभूम जिले में गुहा तथा नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। तो झारखंड के अंदर कहाँ से खनन किया जाता है? सिंहभूम जिले के गुहा तथा नोआमुंडी से, ये जो पहाड़ियों के नाम है, इन यहाँ से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। ठीक है। आगे देखो, आगे आपकी जो नेक्स्ट पेटी है वो कौन सी है? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। क्या नाम है? इन पेटियों का आपको नाम याद रखना है। ठीक है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, ये पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया आपको कि दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको जवाब देना है महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है। आगे देखो, छत्तीसगढ़ के अंदर कहाँ पर पाई जाती है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक है। यानी कि जो आपके छत्तीसगढ़ के अंदर जो बस्तर जिला है, वहाँ की बेलाडीला नाम की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जो हेमेटाइट प्रकार का लोहा है वो पाया जाता है। ठीक है। जिसमें इस गुणवत्ता के लोह के 14 जमाव पाए जाते हैं, यानी कि छोटी छोटी श्रृंखलाओं के अंदर 14 जमाव पाए जाते हैं। इसमें इस्पात यानी कि जो स्टील है बनाने की आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खादानों का लोहा अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है, यानी कि जो यहाँ पर लोहा मिलता है वो विशाखापट्टनम से जापान व दक्षिण कोरिया के अंदर निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब जानते हो? एक तो होता है आयात। क्या होता है? आयात। आयात का मतलब होता है कि भाई लोहे को लेकर आना, निर्यात का मतलब बेचना। ठीक है। आगे देखो, आगे जो आपकी नेक्स्ट पेटी है उसका क्या नाम है भाई? देखो, इसका नाम है बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमगलुरु व तुमकुरु पेटी। इस पेटी का ऐसा नाम है, थोड़ा सा आगे टप है, आपको 5-4 बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। इसे बोलने में थोड़ा सा अटपटा है, परंतु आप बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि याद तो करना सबसे जरूरी है। ठीक है। ये पेटी कहाँ पर है? कर्नाटक में पश्चिम घाट में अवस्थित है, यानी कि जो आपका कर्नाटक है वहाँ पर जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर है। ठीक है। कुद्रेमुखी खाने 100% निर्यात इकाई है, यानी कि यहाँ पर जो खाने हैं उनका नाम है कुद्रेमुखी खाने, वहाँ पर 100% निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख संसार का सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है, यानी कि संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। किसको? कुद्रेमुख को माना जाता है। ठीक है।
अगली आपकी जो पेटी है महाराष्ट्र गोवा पेटी। क्या नाम है? महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्यों के रत्नागिरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा तथा महाराष्ट्र राज्यों के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है। यहाँ पर जो लोहा मिलता है वो अच्छा खासा नहीं है। ठीक है, तो अपने लोहा के बारे में डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो खनिज है आपका वो है मैग्नीज। कौन सा है? मैग्नीज। ठीक है, अब देखो मैग्नीज की क्या विशेषता है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस्पात जो स्टील है उसको बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर 1 टन इस्पात बनाना है तो आपको 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होगी। और अन्य इसके कौन कौन से प्रयोग हैं? ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट यानी कि जो कलर किया जाता है उसको बनाने में काम में लिया जाता है। ठीक है, भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी कि सबसे ज़्यादा भारत के अंदर मैग्नीज पाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे जो अपने अलोह खनिज है उनके बारे में। ठीक है, तो अलोह के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे तांबा के बारे में अध्ययन करेंगे। तांबा, तांबे की क्या विशेषता है? ये घातवर्धन है। घातवर्धन का मतलब अगर हम इसको चोट पहुंचाकर अपने इच्छानुसार आकार दे देंगे। और तन्य यानी कि हम इसका लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, तार के रूप में काम ले सकते हैं। ताप का सुचालक यानी कि इसके अंदर करंट आता है, विद्युत का सुचालक होता है। होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली की तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। यानी कि ये सब विशेषता होने के कारण इनको बिजली की तार बनाने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक उद्योगों में काम लिया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का 52% तांबा उत्पन्न करती है। यानी कि सबसे ज़्यादा तांबा उत्पन्न किया जाता है तो मध्य प्रदेश से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश की कौन सी खदानों से? जो बालाघाट के खदानें हैं वहाँ से किया जाता है। ठीक है, और झारखंड के सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। और राजस्थान के अंदर खेतड़ी की खदानें है वह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे नेक्स्ट एलो खनिज के अंदर जो आपका खनिज आएगा वो आएगा बॉक्साइट। कौन सा आएगा भाई? बॉक्साइट। तो देखो बॉक्साइट की क्या विशेषता है। एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। ये किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क है यानी कि एल्यूमिनियम के साथ में पाया जाता है। जब एल्यूमिनियम का खनन किया जाता है तो उसके साथ क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, आगे देखो ये विश्व में एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि ये लोह जैसी शक्ति के साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। ये एक एल्यूमिनियम की विशेषता है कि ये महत्वपूर्ण धातु है। क्यों है भाई? क्योंकि इसके अंदर लोह जैसी शक्ति होती है। ठीक है, और अत्यधिक क्या होता है? हल्का होता है। और क्या होता है? सुचालक होता है। इसलिए एल्यूमिनियम बहुत ही मुख्य स्रोत है, विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, बॉक्साइट मुख्यतः अमरकंटक के पठार, मैकाल की पहाड़ियाँ तथा बिलासपुर कटनी की पठारी प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखो ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यानी कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है? ओडिशा के अंदर पाया जाता है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतामाली निक्षेप राज्य सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। यानी कि जो कोरापुट जिले है वहाँ पर पंचमताली निक्षेप राज्य का ये क्षेत्र का नाम है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का निक्षेप किया जाता है, यानी कि वहाँ से प्राप्त किया जाता है। अब आगे एक महत्वपूर्ण एक रोचक तथ्य है। तो देखो तथ्य क्या है। एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था। देखो जब एल्यूमिनियम की खोज की गई तब जो
सम्राट नेपोलियन तृतीय था, उसको लगा कि भाई सबसे महंगी धातु है वो कौन सी है, एल्यूमिनियम है। आजकल तो एल्यूमिनियम का जगह जगह बर्तन पड़े हैं, पर बी टाइम पर जिस टाइम खोज करी बिन के लगे कि सबसे महंगी धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था। उसे लगा कि भाई अगर एल्यूमिनियम के भोजन बर्तनों में भोजन कराऊंगा तो मेरी शान और शौकत बनी रहेगी, क्योंकि उस समय वहाँ के ऐसे वातावरण था कि एल्यूमिनियम ही सबसे महत्वपूर्ण धातु मानी जाती थी। ठीक है, तथा आम मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। यानी कि सीधे साधे लोग थे, आम लोग थे, उनको तो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। क्यों परोसा जाता था? क्योंकि उनको लगता था कि सोने चांदी ये तो कुछ नहीं है, ये तो बहुत ही सीधी साधी धातुएं हैं। ठीक है, इस घटना के 3 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। यानी कि 30 वर्ष के बाद क्या हुआ, जो आपके पेरिस के अंदर भिखारी थे उनके पास भी एल्यूमिनियम के बर्तन आ गए थे। ठीक है, तो ये एक रोचक तथ्य है कि उस समय एल्यूमिनियम जैसी खोज की गई तो उस समय लोगों को कितना महत्वपूर्ण लगा। अब आगे देखो, अब आगे है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज के अंदर नंबर 1 पर है अभ्रक। तो देखो अभ्रक की क्या विशेषता है। अभ्रक प्लेटों या परतों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अभ्रक की क्या पाई जाती है, इस प्रकार से परतें पाई जाती है। इसकी 1000 परतें कुछ ही सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो जाती हैं। यानी कि कुछ ही सेंटीमीटर ऊंचाई के अंदर 1000 तक की परतें समाहित हो जाती हैं। अब देखो अभ्रक की क्या क्या विशेषताएं। ये पारदर्शी है, काले भी होती है, हरे रंग के भी होते हैं, लाल रंग के भी होते हैं, पीले भी होते हैं अथवा भूरे रंग के भी हो सकता है। ये सब अभ्रक की विशेषता है। ठीक है, प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये विद्युत का कुचालक होने के कारण इसके क्या क्या, इसको किस में काम में लिया जाता है, यानी कि जो विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है वहां पर काम लिया जाता है ताकि करंट न आए। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है छोटा नागपुर पठार उत्तरी पठारी किनारों व बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। यानी कि जो आपका अभ्रक है वो छोटा नागपुर के पठार, ठीक है, और बिहार झारखंड कोडरमा गया हजारीबाग ये पेटियों के नाम है, वहाँ अग्रणी है, यानी कि वहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक अजमेर के आसपास है। यानी कि राजस्थान के अंदर अभ्रक का उत्पादन अजमेर के आसपास के क्षेत्र के अंदर किया जाता है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी इसका उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, नेल्लोर अभ्रक पेटी जो है आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती है, वह भी एक महत्वपूर्ण पेटी है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है चट्टानी खनिज। ठीक है, चट्टानी खनिज के अंदर क्या है, चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग की एक आधारभूत कच्चा माल होता है। यानी कि ये चूना पत्थर है, सीमेंट का जो उद्योग है वहां पर एक कच्चा माल के रूप में काम लिया जाता है, और लोह प्रगलन की भट्टियों में के लिए अनिवार्य तत्व है। यानी कि जो लोह प्रगलन की जो भट्टियां हैं वहां पर भी इसको काम में लिया जाता है। आगे कुछ आपको नोट के रूप में दिया गया, तो देखो नोट में क्या दिया गया। नोट, छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार है। यानी कि जो आपका छोटा नागपुर है वहां पर खनिज सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। दूसरा नोट क्या है, खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानून क्रियान्वयन अनिवार्य है। यानी कि जो आप खनन की प्रोसेस है, यानी कि खुदाई की जाती है खनिजों की, उस समय क्या होता है कि गड्ढे से बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। यानी कि जो आपकी धूल उड़ती है उससे कई सारे लोग बीमार हो जाते हैं। और ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं तो वो ज़मीन धंसने का डर भी रहता है, अगर बाढ़ आ जाए उसका भी डर रहता है। तो इस प्रकार की विशेषता की जाए कि ये घातक उद्योग के रूप में न बने और लोगों को इससे सुरक्षा मिल सके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भाई खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है।
देखो, जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व साधारण में लाखों वर्ष लगे, यानी कि साधारण का मतलब निर्माण बनने के अंदर लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं, हम यानी कि हम उनको बहुत जल्दी उनको नष्ट कर रहे हैं। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीनीकरण योग्य है, यानी कि जो आपके खनिज है वो सीमित है, एक दिन समाप्त होने वाले, यानी कि एक दिन निउड़ जैसी। और अनवीनीकरण है, यानी कि एक बार आप काम ले लियो नहीं तो दोबारा आप की करें काम कौन नहीं ले सका। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। अब देखो, सतत पोषणीय ढंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो खनिज है उनको हम काम ले ले, ठीक है, और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी काम ले ले, और हम इसका प्रयोग इस प्रकार से ले कि प्रकृति को कोई नुकसान न पहुंचाए, ठीक है, यानी कि अपना विकास भी हो जाए और नुकसान भी न हो, ठीक है। तो हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए। और आगे देखो, धातुओं का पुनः चक्रण किया जाना चाहिए, यानी कि पुनः चक्रण का मतलब कोई धातु है उसको अगर हमने एक बार काम ले ली तो उनको दोबारा भी हमें किसी प्रकार से काम में लेने का प्रयास किया जाना चाहिए। रद्दी धातु का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय है, यानी कि हम भविष्य के अंदर संसाधनों का संरक्षण किस किस प्रकार से कर सकते हैं। सतत पोषणीय विकास से हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं, और जो अपने रद्दी वस्तु है उनको पुनः प्रयोग करके पुनः चक्रण करके हम उनका संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि जो अपने आने वाली भावी पीढ़ी है उनको भी संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिल सके, ठीक है। तो आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपसे बस एक छोटी सी एक उम्मीद करते हैं हम अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।